झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल तेजी से उठ रहा है। क्या डीलिस्टिंग की मांग केवल धर्म परिवर्तन का मुद्दा है या फिर इसके पीछे आदिवासी समाज की राजनीतिक ताकत, संवैधानिक अधिकारों और आरक्षित प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाली एक बड़ी सोच काम कर रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डीलिस्टिंग अभियान का प्रमुख चेहरा बन चुकी निशा उरांव सिंह मार के हालिया बयानों ने कई लोगों को चौंका दिया है। एक तरफ वे धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर करने की मांग करती हैं, दूसरी तरफ वे डीलिस्टिंग के कथित फायदे गिनाती हैं और तीसरी तरफ वे यह भी कहती हैं कि अगर परिसीमन के कारण आदिवासी आरक्षित सीटें घट भी जाएं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि सामान्य सीटों से भी आदिवासी उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग पूछ रहा है, आखिर कोई व्यक्ति आदिवासियों को मिले संवैधानिक राजनीतिक संरक्षण के कमजोर होने की संभावना को लेकर इतना सहज कैसे हो सकता है? दोस्तों, भारत के संविधान ने अनुसूचित जनजातियों को जो राजनीतिक आरक्षण दिया है वह कोई उपहार नहीं है। वह सदियों के ऐतिहासिक बहिष्कार, भूमि छीनने, विस्थापन और राजनीतिक उपेक्षा के अनुभवों के बाद मिला संवैधानिक अधिकार है। आरक्षित सीटों का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं है। आरक्षित सीटों का मतलब है कि संसद और विधानसभा में आदिवासी समुदाय की न्यूनतम राजनीति उपस्थिति सुनिश्चित हो। यही कारण है कि जब झारखंड में परिसीमन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तब अधिकांश आदिवासी संगठन आरक्षित सीटों की रक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी समय निशा उरांव का बयान आता है। वे कहती हैं कि यदि आरक्षण सीटें कम भी हो जाएं तो सामान्य सीटों से भी आदिवासी उम्मीदवार जीत सकते हैं। सवाल यह है, क्या सामान्य सीट और आरक्षित सीट एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। आरक्षित सीट संविधान की गारंटी है, सामान्य सीट राजनीतिक दल की मर्जी है। आज टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे, कल टिकट नहीं मिला तो? यही कारण है कि कई आदिवासी बुद्धिजीवी इस तर्क को खतरनाक बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह सोच राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संवैधानिक अधिकार से हटाकर राजनीतिक कृपा में बदल देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद निशा उरांव एक लंबी पोस्ट लिखती हैं। वे डीलिस्टिंग के फायदे गिनाती हैं। वे कहती हैं कि इससे सरना धर्म मजबूत होगा। वे कहती हैं कि पारंपरिक पद केवल सरना लोगों के लिए रहेंगे। वे कहती हैं कि आरक्षण का लाभ सरना युवाओं को मिलेगा। वे कहती हैं कि घर वापसी बढ़ेगी। वे कहती हैं कि सरना जनसंख्या बढ़ेगी। वे कहती हैं कि पेशा कानून मजबूत होगा। वे कहती हैं कि जल जंगल जमीन का अधिकार बढ़ेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न खड़ा होता है, यदि डीलिस्टिंग केवल धार्मिक पहचान का प्रश्न है तो फिर उसके साथ आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्या और ग्राम शासन और सत्ता संरचना की बातें क्यों जुड़ रही है? यहीं पर आलोचक कहते हैं कि असली बहस धर्म की नहीं, सत्ता की है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में संख्या और प्रतिनिधित्व सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत होते हैं। अगर आप किसी समुदाय के भीतर लाखों लोगों को अलग श्रेणी में डालने की मांग करते हैं तो उसका असर केवल धार्मिक पहचान पर नहीं पड़ता, उसका असर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी पड़ता है और उसका असर आरक्षण पर भी पड़ता है, उसका असर सत्ता के समीकरण पर भी पड़ता है। यही वजह है कि कई आदिवासी संगठनों का आरोप है कि डीलिस्टिंग की राजनीति अंततः आदिवासी समाज को धार्मिक आधार पर बांटने का काम कर रही है, और जब समाज बंटता है तो उसकी सामूहिक राजनीतिक ताकत भी कमजोर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान ने अनुसूचित जनजाति की पहचान धर्म के आधार पर नहीं बनाई थी। किसी आदिवासी का धर्म बदल सकता है लेकिन उसकी जनजातीय पहचान नहीं बदलती। यही सिद्धांत आज तक लागू है। इसलिए डीलिस्टिंग की मांग दशकों से विवाद का विषय रही है। लेकिन अब आलोचकों का कहना है कि निशा उरांव के हालिया बयानों ने इस बहस को एक नया आयाम दे दिया है, क्योंकि अब बात केवल डीलिस्टिंग की नहीं रही, अब बात राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी है, अब बात आरक्षित सीटों की भी है, अब बात आदिवासी शक्ति संतुलन की भी है। आलोचक पूछ रहे हैं, यदि डीलिस्टिंग से एसटी आबादी घटेगी तो उसका राजनीतिक असर क्या होगा? यदि आरक्षित सीटें कम होती हैं तो उसका लाभ किसे मिलेगा? यदि सामान्य सीटों को समाधान बताया जा रहा है तो संवैधानिक आरक्षण की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं है।
लेकिन एक बात जरूर साफ है, निशा उरांव के हालिया बयानों ने आदिवासी राजनीति में अविश्वास और संदेह की नई बहस को जन्म दिया है। आज कई लोग यह कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग के फायदे गिनाने और एसटी सीटों के सामान्य होने की संभावना को हल्के लेने से उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं उजागर हो रही हैं। दूसरी ओर उनके समर्थक कहते हैं वे केवल सरना धर्म और परंपरा की रक्षा की बात कर रही है। फैसला जनता को करना है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डीलिस्टिंग वास्तव में आदिवासी समाज को मजबूत करेगी या फिर यह आदिवासी समाज की राजनीतिक एकता और संवैधानिक ताकत को कमजोर करने वाली प्रक्रिया साबित होगी? क्या यह सांस्कृतिक संरक्षण का आंदोलन है या फिर आदिवासी राजनीति के पुनर्गठन की कोशिश? इन सवालों पर बहस अभी जारी है और आने वाले समय में यही बहस झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है। धन्यवाद। जोहार।